हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम पिछली क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स को लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, जो कि हमको अभी कंटिन्यू करना है। तो फर्स्ट टॉपिक है उसमें से बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने समझ लिए थे, एज्यूम्ड मीन वाले फॉर्मूले हमने समझ लिए थे कि एक एज्यूम्ड मीन शॉर्टकट मेथड होता है जिसमें हम एज्यूम मीन लेते हैं। मीन से हम लोग जो एक्स का और एज्यूम्ड मीन का डिफरेंस होता है वो निकालते हैं, उसका टोटल लेते हैं, एन से डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमने एज्यूम्ड मीन से पहले माइनस किया था तो बाद में हम उसको वापस से ऐड बैक कर लेते हैं। स्टेप डेविएशन में हम लोग ये जो डी रहता है वो फर्दर बड़ा रहता है, उसको और छोटा बनाने के लिए एक कॉमन वैल्यू सी से डिवाइड कर देते हैं। और क्योंकि हमने इसको निकालने के लिए चीज़ों को डिवाइड किया था तो बाद में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वापस से। ठीक है, टू सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर इफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ ए एम बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, जरा देखो। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कॉन्स्टेंट, अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं 5 5 5 तीन मैंने नंबर्स ले लिए और मैंने कहा इसका मीन निकालो। तो 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3 और ये वापस से 5 आ जाएगा। तो अगर सारी ऑब्जर्वेशंस बच्चों कांस्टेंट है, सारी ऑब्जर्वेशन मतलब जो मैंने आपको डेटा दिया है उसके अंदर सारी चीजें सेम है, जो भी मैंने आपको डेटा दिया है अगर उसके अंदर सारी चीजें सेम है, सेम टू सेम, तो उसका जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो भी सेम आएगा। समझ में आया? फटाफट से बताओ, समझ में आया कि मैंने जो आपको डेटा दिया है अगर उसकी सारी वैल्यू सेम है तो उसका अर्थमेटिक मीन भी सेम आ जाएगा। ठीक है, बोलो। यस, ओके। इसके बाद ये था पहला प्रॉपर्टी। दूसरा इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना प्रॉपर्टी के ऊपर, ये लाइन ही पूछ लेगा आपसे, सीधा सीधा आपसे लाइन ही पूछ लेगा कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट देन अर्थमेटिक मीन इज, देन अर्थमेटिक मीन इज। फिर आपके पास चार ऑप्शन होंगे। ठीक है, डिफरेंट, सेम, कांस्टेंट, ऐसे टाइप के चार ऑप्शन होंगे। तो ये लाइन से ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में डायरेक्टली। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज जीरो। तो बच्चों अगर आप सम निकालोगे किसका? डेविएशंस का। किसके डेविएशन का? ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, तो वो आपको जीरो देखने को मिलेगा। भैया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझो। इसका बच्चों अर्थमेटिक मीन निकालो फटाफट से, इसका अर्थमेटिक मीन निकालो। 5 5 10 17 18 19 20 25 35 डिवाइड बाय 6। 36 डिवाइड बाय 6, 6 आ गया, 6 आ गया। अब एक काम करो, ये जो मीन आया ना इसका डिफरेंस निकालो सारे एक्स की वैल्यूज के साथ। एक्स की एक्स माइनस एक्स बार करो, एक्स माइनस एक्स बार करो। 2 - 6 हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 7 8 9 10 11, ये हो जाएगा 5। अब इसका टोटल निकालो तो ये हो जाएगा 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, ये जीरो आ रहा है, ये इसका टोटल जीरो आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को फटाफट से बताओ क्या ये बात तुमको समझ में आई? मीन फ्रैक्शन में नहीं आता है? नहीं राखी, आ सकता है फ्रैक्शन में मीन, मैंने वैल्यू इसलिए चेंज किया ताकि मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सकूं ना कि पॉइंट्स में। ठीक है राखी, मीन पॉइंट में भी आ सकता है, जिसमें चाहे उसमें आ सकता है। मैंने वैल्यू इसलिए चेंज किया ताकि मैं कंफर्टेबल रहूं विद नंबर्स, क्योंकि मेरे को अभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने पे फोकस करना है। मेरे को एक बात बोलो, सारे बच्चे बताओ, मैंने एक्स की ली यहाँ पर 6 वैल्यूज, मैंने उसका मीन निकाला। सारे बच्चे बोलो हाँ, सारे बोले बच्चे बोलो यस। यस भैया, आपने एक्स की वैल्यू ली और उसका मीन निकाला। उसके बाद ये जो मीन आया ना, मीन, ये जो मीन आया ना, मैंने एक्स के साथ इस मीन का डिफरेंस निकाला। ये देखो, मैंने एक्स के साथ इस मीन का डिफरेंस निकाला। 2 - 6, 3 - 6, 5 - 6, 7 - 6, 8 - 6, 11 - 6। तो बच्चों ये वैल्यूज आई। अगर मैं इसका टोटल निकालूं तो ये जीरो आ रहा है, बोलो करेक्ट, यस और नो? अगर मैं इसका टोटल निकालूं, अभिषेक हाँ आपका मैसेज शो कर रहा है, मैं अगर इसका टोटल निकालूं तो जीरो आ रहा है, राइट? तो अब देखो इसको मेरे को अगर इंग्लिश में बोलना है, अगर मेरे को इसको इंग्लिश में बोलना है तो एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन
ऑफ मीन फ्रॉम एक्स इज 0। फटाफट से बताओ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर आप सम निकालोगे किसका? डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है माइनस करना। डेविएशन का मतलब होता है माइनस करना। तो अगर आप सम निकालोगे ऑफ द डेविएशन ऑफ बार एक्स मतलब मीन का एक्स की हर वैल्यू के साथ, एक्स की हर वैल्यू के साथ, तो वो 0 आ जाएगा। उसका सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बोलो बच्चों, करेक्ट? सारे बच्चे बताओ यस और नो। एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया? बोलो। यस। हाँ हाँ, ये फंडामेंटल है बच्चों। डेविएशन का मतलब होता है डेविएट करना। डेविएट करने का मतलब होता है दूर जाना। दूर जाने का मतलब होता है डिफरेंस। यानी सिंपल शब्दों में ना, डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब क्या होता है? दूर जाना। दूर जाने का मतलब डिफरेंस। तो डिफरेंस मतलब माइनस। तो अगर आप x और x बार को माइनस करोगे और उसका सम निकालोगे तो वो हमेशा 0 आएगा। ऑलवेज भैया, ऑलवेज। हाँ ऑलवेज। अगर आप x और x बार का डेविएशन निकालोगे, माइनस करोगे दोनों को और उसका टोटल निकालने की कोशिश करोगे, इट विल ऑलवेज बी 0। ऑलवेज। ठीक है? ऑलवेज बी 0। बोलो यस और नो। यस। ठीक है, तो जरा पढ़ो, ये लाइन में यही लिखा है। सारे बच्चे बताओ, क्या सेकंड लाइन में यही लिखा हुआ है? यस भैया, यही लिखा हुआ है। चलो ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ ड्यू टू ओरिजिन एंड स्केल। अर्थमेटिक मीन को दोनों से फर्क पड़ता है, ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है, स्केल से भी फर्क पड़ता है। भैया ये ओरिजिन और स्केल क्या होता है? चलो समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिजिन और व्हाट डू यू मीन बाय स्केल? मान लो एक इक्वेशन है बच्चों, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इसका मतलब होता है ओरिजिन और इसका मतलब होता है स्केल। अब ये होता क्या है? अब ये होता क्या है, देखो समझना ध्यान से। इधर देखो, इधर देखो। ओरिजिन के बाजू में मैंने प्लस माइनस लिख के रखा है और स्केल के बाजू में मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड लिखा है। तो मेरे को एक बात बताना, पहले मैं तुम लोग को एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो 2, 4, 5 और 7। सारे बच्चे मीन निकालो इसका और बताओ कितना आएगा। इसका मीन निकालो और बताओ कितना आएगा। 2, 4, 5 और 7 का मीन निकाल के बताओ कितना आ रहा है। डोलन सेम टाइम बेटा। 4.5 आ रहा है। ओके, इज इक्वल टू 4.5। ठीक है। अब एक काम करो, अब एक काम करो, इसमें सब में +2 कर दो। +2 कर दो, पूरे डेटा में +2 कर दो। तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 9। अब इसका मीन निकालो, चलो फटाफट से मीन निकालो। 4679 का मीन कितना आ रहा है? 4679 का मीन आ रहा है भैया 6.5। बच्चों पूरे डेटा में -1 कर दो। -1 तो ये हो जाएगा 1, 3, 4 और 6। अब इसका मीन निकालो। मीन निकालो। 14 डिवाइड बाय 4, 3.5 आ रहा है। 3.5 आ रहा है। ओके। ओके भैया, पूरे डेटा को इंटू 3 कर दो। 3 टू द 6, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। अब इसका मीन निकालो। अब इसका मीन निकालो। 21 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 4, 13.5। ओके, पूरे डेटा को डिवाइडेड बाय 2 कर दो। डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 3.5। अब इसका मीन निकालो। 2.5 प्लस 3.5 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है 2.25। 2.25 डन। तो अब जरा इस पूरे ऑब्जर्वेशन को, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूरा एक एग्जाम्पल करवाया है, जरा इसको ध्यान से देखो और मुझे बताओ, क्या हमारा जो एक स्टैंडर्ड मीन हमने शुरू में निकाला था, हमारा जो एक डेटा दिया हुआ था,
उसका जो हमने मीन निकाला था, उस डेटा में अगर मैंने कोई एक नंबर प्लस, कोई एक नंबर माइनस, रैंडम, कोई एक नंबर मल्टीप्लाई, कोई एक नंबर डिवाइड किया, तो क्या ये करने के कारण मेरा जो स्टैंडर्ड मीन था वो बार बार चेंज होता रहा? फटाफट से बताओ। मैं अपने डेटा के साथ छेड़खानी किया, कुछ प्लस, कुछ माइनस, कुछ डिवाइड और कुछ मल्टीप्लाई किया, तो उसके वजह से मेरा मीन भी चेंज हो रहा था। हाँ, हो रहा था। तो इसी को बोलते हैं बच्चों योर अर्थमेटिक मीन, योर अर्थमेटिक मीन इज गॉट अफेक्टेड, योर अर्थमेटिक मीन इज गॉट अफेक्टेड ड्यू टू ओरिजिन, यानी प्लस और माइनस, प्लस और माइनस का मतलब ओरिजिन होता है, एंड ड्यू टू स्केल, स्केल का मतलब होता है डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो सारे बच्चे बताओ, क्या मैं अपने डेटा में कुछ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई किया, उसके कारण मेरा मीन चेंज हुआ? अगर आंसर यस है तो आप भी बोल सकते हो कि यस, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन एज वेल एज स्केल। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस और माइनस, स्केल का मतलब होता है डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, ओरिजिन का मतलब हमेशा होता है, ओरिजिन का मतलब होता है प्लस या फिर माइनस करना, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। तो आपका मीन ओरिजिन और स्केल दोनों से अफेक्ट होता है। तो क्या हम वही कंक्लूड कर पा रहे हैं जो यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है? हमने एग्जाम्पल बना के देखा, और हम जितने बार भी एग्जाम्पल बनाए यही होने वाला है, हम जितने बार भी एग्जाम्पल बनाए यही होने वाला है। ओरिजिन और स्केल का एग्जाम में पक्का 1 या 2 क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर, भले इस चैप्टर से आए या इससे आए, क्या नाम है आपका, डिस्पर्शन से आए, कोरिलेशन रिग्रेशन से आए, हर जगह मैं ओरिजिन और स्केल पढ़ाऊंगा, हर जगह पढ़ाऊंगा ओरिजिन स्केल। ये पहली बार आया है, अभी और आएगा। ठीक है, अभी और आएगा, ये पहली बार आया है। ठीक है, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ऑल में भी आएगा। हाँ, डोलन क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू में करेंगे। ठीक है, अभी बस तुमको ये, क्या तुम ये चीज कंक्लूड कर पाए, बस इतना बता दो, क्या तुम ये चीज कंक्लूड कर पाए कि ओरिजिन और स्केल दोनों चीज, यानी प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, आप अगर डेटा में कुछ भी प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे आपका मीन चेंज होगा, आपके मीन को फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना? फटाफट से बताओ, पड़ेगा ना फर्क? यस। तो हम कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एज वेल एज स्केल। ठीक है, अब बच्चों ये मीन की बातें हो गई, मीन से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाए कि एएम इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन, स्केल, बोथ, नन ऑफ दीज। ठीक है, ओके। हाँ अभिषेक, यस। चलो अब इधर देखो, फॉर अ गिवन सेट ऑफ एन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन ज्योमेट्रिक मीन डिवाइड्स एंड रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हम लोग कर चुके हैं बच्चों। अगर ऑल ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है तो ज्योमेट्रिक मीन भी कांस्टेंट आएगा। सेम एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं 5 5 और 5 का फिफ्थ रूट, क्या थर्ड रूट निकालू, सॉरी 5 5 5 का थर्ड रूट निकालू, क्या ये एक ज्योमेट्रिक मीन है बच्चों? फटाफट से बताओ, क्या ये एक ज्योमेट्रिक मीन है? तीन डेटा है, तीनों को मल्टीप्लाई, थर्ड रूट, थर्ड रूट, राइट। तो अब बच्चों ये तीनों थर्ड रूट होने के कारण एक बन के बाहर निकल जाएगा। तो फटाफट से बताओ, मेरा डेटा था 5 5 और 5, अगर मैं उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो आंसर भी 5 आएगा ना? बोलो, अगर मेरा डेटा है 5 5 और 5 और मैं उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालूं तो आंसर भी क्या आएगा? 5 ही आ जाएगा। तो अगेन सेम चीज है यहाँ पर, जैसे अर्थमेटिक मीन में अगर डेटा सेम है तो आंसर सेम आ जाएगा, वही जो डेटा था, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन में अगर डेटा सेम है तो आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है भैया, अगर आपको क्वेश्चन में बच्चों ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स दिया हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बताओ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई कंबाइंड कितना आएगा, यानी जैसे कंबाइंड मीन पढ़ा था हमने, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, वैसे कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है, तो कुछ मत करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो आपको वही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स दे देगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई दे देगा, बोलेगा एक्स वाई का कंबाइंड मीन बताओ, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई बताओ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ओके भैया, वहां 5 3 बार क्यों लिखा, कितने बार भी हो सकता है, एग्जैक्टली दिशा, एग्जैक्टली। चलो दिशा की बात मानता हूं मैं, और यहां मैं दिशा बताओ, आप बताओ कितने बार लिखूं 5 में? आप जितने बार बोलोगे उतने बार लिखूंगा, बताओ कितने बार लिखूं? टिल यू विल गेट 5 एज आंसर। आप कितना, 6 बार लिखो, चलो ठीक है।
6 रूट, अभी भी 5 आंसर आएगा, अभी भी 5 आंसर आएगा। करेक्ट, क्योंकि 6 बार लिखने से वो 6 रूट बन जाएगा। 6 बार लिखने से ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डोलन वो 6 रूट बन जाएगा, और 555 का 6 रूट 5 होता है। करेक्ट, बोलो यस और नो। 555 का 6 रूट 5 ही होता है। अच्छा का पेयर बन के बाहर निकले, वैसे तुम लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, पर क्यों निकालना? ओके, नहीं, वाई थर्ड रूट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट। फॉर्मूला क्या है? nth रूट है। व्हाट इज फॉर्मूला? nth रूट, nth रूट चाहिए ना हमको, ठीक है। ओके डन। अब बच्चों उसी मान लो क्वेश्चन ने एक और खुरापात कर दी, आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स दे दिया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई दे दिया, और बोल रहा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स अपॉन वाई बताओ, तो बस दोनों को डिवाइड कर देना। सिंपल जा रहा है क्या ये? सारे बच्चे बताओ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल जा रहा है। दो ज्योमेट्रिक मीन दिया है, बोल रहा है एक्स वाई बताओ, मल्टीप्लाई करना, बोल रहा है एक्स अपॉन वाई बताओ, डिवाइड करना। समझ रहे हो? एक्स वाई पूछेगा मल्टीप्लाई, एक्स अपॉन वाई पूछेगा डिवाइड, ठीक है। ओके, अब ज्योमेट्रिक मीन बच्चों, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और कोई दो केस का क्वेश्चन है, कौन सा दो केस? इट इज रिलेटेड टू परसेंटेज और इट इज रिलेटेड टू रेशियो, तो बाय डिफॉल्ट ज्योमेट्रिक मीन लगा देना उसमें। फॉर्मूला किसका लगा देना? ज्योमेट्रिक मीन का लगा देना। अभिषेक, आएगा एमसीक्यूज में क्वेश्चन एज सच, पर हमको एग्जांपल की इसमें जरूरत है नहीं बेटा। क्यों नहीं जरूरत है? मेरे को मान लो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स 2 दिया है क्वेश्चन में, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई 3 दिया हुआ है, आपसे पूछा है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स अपॉन वाई बताओ, तो अभिषेक बेटा दोनों को डिवाइड करना है, बस बात खत्म। तो क्या हमें इसमें एग्जाम्पल की जरूरत है? लिटरली डायरेक्ट देगा क्वेश्चन, डायरेक्ट देगा, डायरेक्ट डेटा देगा, तब की बात कर रहा हूं। इनडायरेक्ट देगा तब तो निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली फॉर्मूला लगा के, और जब क्वेश्चन हमें डायरेक्टली डेटा देगा ना, डायरेक्टली देगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स 2 है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई 3 है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स इंटू वाई बताओ, तो 2 इंटू 3 कर देना, 6 आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स अपॉन वाई बताओ, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 कर देना। एब्सोल्युटली क्लियर बच्चों। तो इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन डेटा दिया रहेगा, मल्टीप्लाई बोले तो मल्टीप्लाई कर देना, डिवाइड बोले तो डिवाइड। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ज्योमेट्रिक मीन्स के क्वेश्चन में हमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन साइलेंट है, मैं ऐसे क्वेश्चंस लेने वाला हूं ना जिसमें क्वेश्चन साइलेंट होगा, आपको बोलेगा एवरेज निकालो, आपको कहेगा मीन निकालो, आप सोचोगे ये तो अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है, पर नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन हो सकता है अर्थमेटिक मीन का ना हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है, वो ज्योमेट्रिक मीन मांग रहा है आपसे। अगर क्वेश्चन से रेशियो से रिलेटेड है, वो आपसे ज्योमेट्रिक मीन मांग रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो याद रखना, बस याद रखना, मैं तो दिखाऊंगा ना क्वेश्चंस में, क्वेश्चन आएंगे तब दिखाऊंगा कि देखो कैसे आपसे क्वेश्चन मीन पूछ रहा है, मीन, ठीक है। अब वो परसेंटेज या रेशियो से रिलेटेड है तो ज्योमेट्रिक मीन लगा देना। अगर वो क्वेश्चन स्पीड, आवर्स पर डे से रिलेटेड है तो हार्मोनिक मीन लगा देना। अगर वो क्वेश्चन परसेंटेज या रेशियो से रिलेटेड है तो ज्योमेट्रिक मीन लगा देना। अगर वो क्वेश्चन स्पीड या फिर आवर्स पर डे से रिलेटेड है, आवर्स पर डे से रिलेटेड है, तो हार्मोनिक मीन लगा देना, बिना बोले, बिना बोले, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही बोलेगा मीन निकालो, वो ये नहीं बताएगा कि वेदर इट इज आस्किंग फॉर ए और जी और एच। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक। ये है जनरल केस, ये है क्वेश्चन का जनरल केस। अगर क्वेश्चन हिंट दे किसका? परसेंटेज का या रेशियो का, तो बिना बोले ये लगा देना, जी लगा देना। और अगर क्वेश्चन हिंट दे स्पीड का या आवर्स पर डे का, तो बिना बोले एच लगा देना। अगर ये दोनों ना बोल रहे हो, अगर ये दोनों ना बोल रहा हो, तो इट्स अ जनरल केस, तो ए लगा देना। आ रही बात समझ में? बोलो, आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके। अब बच्चों सेम चीज, अगर सारी ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, हार्मोनिक मीन कांस्टेंट आएगा। अब मेरे को फिर से प्रूफ करना पड़ेगा इसको, या अब तुम लोग सेटिस्फाइड हो?
कि हाँ भाई अगर नंबर सारे सेम है तो ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन वही आ जाएगा आंसर, वही आ जाएगा ना आंसर। ठीक है, बोलो। कंबाइंड हार्मोनिक मीन बता दो। जैसे मान लो हार्मोनिक मीन एन। तो बच्चों आपको ना दो अलग अलग डेटा का, डेटा नंबर 1, डेटा सेट नंबर 2। तो डेटा सेट नंबर 1 का आपका हार्मोनिक मीन बताया है 12 और नंबर ऑफ टर्म्स बताया है 4। डेटा सेट नंबर 2 का हार्मोनिक मीन आपको बताया है 10 है और नंबर ऑफ आइटम 6 है। आपसे अगर क्वेश्चन बोले कंबाइंड हार्मोनिक मीन बताओ डेटा सेट 1 और 2 का, कंबाइंड हार्मोनिक मीन बताओ, तो ऊपर हमको क्या लेना होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स दोनों का ले लो क्योंकि कंबाइंड निकालना है, तो 4 + 6 नंबर ऑफ आइटम दोनों का ले लो, डिवाइडेड बाय हार्मोनिक मीन 12 का नंबर ऑफ आइटम 4 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस यहां पर 10 जो है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन 10 है, उसके नंबर ऑफ आइटम 6 है, तो n अपॉन h1 n अपॉन h2। ठीक है, दिस इज व्हाट कंबाइंड हार्मोनिक मीन। ऊपर ले लो दोनों का नंबर ऑफ आइटम का टोटल और नीचे लो n1h1 प्लस n2h2, अगर 3 हो तो n3h3, ऐसे निकालते कंबाइंड हार्मोनिक मीन। तो ये आपका जो भी वैल्यू आएगा दैट इज कंबाइंड हार्मोनिक मीन। बोलो समझ में आया तारुषी? तारुषी समझ में आया कंबाइंड हार्मोनिक मीन। n1 ले लो n2 ले लो, दोनों का टोटल ऊपर लिख लो क्योंकि हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद रखना तो तुम लोगों को समझ में आएगा। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स ऊपर ले लो और नीचे ले लो जो भी आपका आइटम्स है उसको, जैसे कि यहां पर हम लोग सीधा लिख देते हैं सिग्मा 1/x, राइट, 1/x ऐसा लिख लेते हैं। जब यही चीज हम डिस्क्रीट सीरीज में कर रहे हो तो ऊपर हम सिग्मा f ले लेते हैं क्योंकि f का टोटल इज n, वी नो f का टोटल n होता है। ठीक है, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जो भी फ्रीक्वेंसी हुई है अपॉन वो आइटम प्लस जो भी फ्रीक्वेंसी हुई है अपॉन वो आइटम, और ये तब तक प्लस करना है जितनी आपके पास आइटम्स हो, जितने आपके पास आइटम हो, करेक्ट, राइट। तो वही सेम लॉजिक से कंबाइंड वाला बन जाता है, सेम लॉजिक कि ऊपर नंबर ऑफ आइटम ले लो, नीचे नंबर ऑफ आइटम डिवाइड बाय हार्मोनिक मीन प्लस नंबर ऑफ आइटम डिवाइड बाय हार्मोनिक मीन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे सॉल्व होगा। बोलो, अगर एग्जाम में आया कंबाइंड हार्मोनिक मीन इट इज गोइंग टू बी सॉल्व लाइक दिस। डन, राइट, ओके। ठीक है, स्पीड और आवर्स पर डे के केस में बिना बोले, हाँ डे, अगर कंबाइंड का क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट डेटा होगा, ऐसे नहीं बोलेगा पहले निकालो फिर कंबाइंड निकालो, ऐसे नहीं बोलेगा। या तो हार्मोनिक मीन का ही क्वेश्चन देगा, और भाई फेवरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का एरोप्लेन, और क्या उनके पास और कोई क्वेश्चन है ही नहीं हार्मोनिक मीन के ऊपर, उनका फेवरेट क्वेश्चन है वही। तो खैर एनीवेज मैं बताऊंगा बाद में। चलो बच्चों, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में एक रिश्ता है। क्या रिश्ता है, देखो। क्या पता, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था। कहाँ चला गया, छोड़ो। हम्म, चलो 2 सेकंड में बताओ, 2 सेकंड में बताओ इस डेटा का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। 7.8, ठीक है।
7.8 .357 और हार्मोनिक मीन 4.89 4.89 हार्मोनिक मीन यस। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, इज इट लुकिंग लाइक अ वाव? क्या वाव? अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन, हार्मोनिक मीन। फटाफट से बताओ, क्या ये ऐसा ही दिख रहा है? क्या ये ऐसे ही दिख रहा है? अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन, हार्मोनिक मीन। अब एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका सब आंसर बताएंगे, ठीक है? बताओ। चलो बताओ। अर्थमेटिक मीन 3, ओके। अर्थमेटिक मीन 3 आ गया, तीनों 3 आ गया, अच्छा ओके। इज इट लाइक, फटाफट से बताओ, इज इट लाइक दिस? राइट, हाँ। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ओनली, only there are two types of question. Either the data is going to be different like this 2 4 9 11 13, or data is going to be same like that. Is there any third case exist? कोई इससे इसके अलावा और कोई डेटा बना सकते हो? या तो डेटा अलग अलग होगा या तो डेटा सेम होगा, बस ये दो ही केसेस हो सकते हैं। तो अगर डेटा अलग अलग होता है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर डिफरेंट, can I say arithmetic mean is going to be greater than geometric mean is going to be greater than harmonic mean? Or if all observations are same, then we can say arithmetic mean is equal to geometric mean is equal to harmonic mean. If nothing is mentioned, we can say there exists a general relationship जहां पर इनमें से कोई दो केसेस हो सकते हैं। फटाफट से बोलो यस और नो। तो अगर आपसे क्वेश्चन थ्योरी में पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इफ all the observations are same, if all the observations are same, what you are going to tick? Option number A, option number B, option number C? क्या टिक करके आओगे? बी टिक करके आओगे, इट्स अ बी टीम, ओके। अगर आपसे क्वेश्चन कहे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर डिफरेंट, क्या टिक करके आओगे? ए, बी और सी? ए टिक करके आओगे। अगर आपसे क्वेश्चन कहे व्हाट इज गोइंग टू बी द व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, क्या टिक करके आओगे? सी टिक करके आओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर उसने बताया नहीं कि कैसा डेटा कैसा है। जब क्वेश्चन ये नहीं बताएगा डेटा कैसा है, तब तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एम आई राइट? सारे बच्चे बताओ।
अगर क्वेश्चन ये ना बताए कि डेटा कैसा है, इक्वल डेटा है या अनइक्वल डेटा है, नहीं बताए, तब तो दोनों हो सकता है ना, तब तो दोनों हो सकता है, तो ये टिक करके आएंगे। पर अगर ये बता दे डेटा अलग अलग है तो ये टिक करके आएंगे, अगर बोल दे डेटा सेम है तो ये टिक करके आएंगे। तो दिस इज व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो देखो जनरल रिलेशनशिप बच्चों ये है। तो जब क्वेश्चन कुछ ना बोले और बोले बस तीनों के बीच का रिश्ता क्या है, तो ये है, ये रिश्ता ये कहलाता है। अगर बोले सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो यानी कि तीनों इक्वल होगा, अगर कहे सारे ऑब्जर्वेशन अलग है तो ये होगा। ठीक है, बोलो एब्सोल्युटली क्लियर गाइस, यस और नो? समझ में आई ये बात? चलो, आई एम कंक्लूडिंग माय टॉपिक विद द लास्ट फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर इज ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बच्चों अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। अब अगेन एक एग्जांपल लेके इसका डेरिवेशन दिखाने की मेरे को नीड नहीं है, क्योंकि आ ही जाएगा ऑब्वियसली, आ ही जाएगा ऑब्वियसली। तो ये याद कर लो, क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन आपसे ज्योमेट्रिक मीन दे दे, अर्थमेटिक मीन दे दे, हार्मोनिक मीन बताओ, हार्मोनिक मीन दे दे, अर्थमेटिक मीन दे दे, ज्योमेट्रिक मीन बताओ, ज्योमेट्रिक मीन दे दे, हार्मोनिक मीन दे दे, अर्थमेटिक मीन बताओ। तो ये आपको याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन के बराबर होता है। और ये भी बोल सकते हो GM इज इक्वल टू रूट ओवर AM इंटू HM, ये भी बोल सकते हो, एक ही बात है वैसे, दोनों का मतलब सेम ही है, राइट? तो ये फॉर्मूला बस याद कर लो, ये लास्ट टॉपिक है मीन से रिलेटेड, मीन टॉपिक मेरा यहां पर मैं खत्म कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, डन है? फटाफट से बताओ। हाँ, आई नीड टू टेल यू सम मिसलीनियस टॉपिक्स जो कि मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसी मतलब ये जो एमओसीटी चैप्टर है इसके कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स है जो आपको थ्योरी में फेस करने पड़ेंगे, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, तब जाके मैं बोल पाऊंगा कि हाँ भाई मीन पूरा पूरा खत्म हो रहा है। तो अब तुम लोग रेडी हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट अभी तुम रेडी नहीं हो। फॉर्मूला वाइज नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला वाइज तुम लोग रेडी हो, तो हमको अब नेक्स्ट टॉपिक में जंप करना पड़ेगा, जो कि है मीडियन। ठीक है, मीन के क्वेश्चन में करा सकता था MCQ वाले, पर अभी नहीं कराऊंगा, क्योंकि आधे पौने क्वेश्चन करेंगे तो मजा नहीं आएगा। पूरे क्वेश्चन इकट्ठा लेंगे, मीन मीडियन मोड पूरा कर लेंगे, सारे ये वाले एक्स्ट्रा वाले टॉपिक्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़ लेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट बोलते हैं इसको, ये पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है एमओसीडी चैप्टर में, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब हम करने वाले बच्चों मीडियन। मीन हमने पढ़ लिया, मीन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे ग्रुप को कंसीडर करके हम निकालते हैं, जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। बोलो यस और नो, सारे बच्चे बताओ यस और नो। एक ऐसी वैल्यू जो हम पूरे ग्रुप को कंसीडर करके निकालते हैं और वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मीन, दैट इज मीन। अब हम पढ़ने वाले मीडियन। अब बच्चों मीडियन क्या है पता है? मीडियन एक पोजिशनल वैल्यू है। पोजिशनल वैल्यू मतलब जो पोजीशन के बेसिस पे निकाली जाती है, आप कहां पर बैठे हो उस बेसिस पे निकाली जाती है। ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट कंप्राइज ऑल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मीडियन और अदर पार्ट कंप्राइज लेस देन इक्वल टू मीडियन। तो देखो मैं मीडियन का लॉजिक समझाता हूँ, मीडियन का मैं लॉजिक समझाता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारी क्लासरूम है, मेरे को एक ही बच्चा चाहिए है जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सके। तो समझो यहाँ जो फर्स्ट बेंच जो बच्चा बैठा है उसका फोकस सिर्फ पढ़ाई है, बोलो हाँ, और वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता होगा, पीछे मुड़ के ना वो देखता होगा ना उसको इंटरेस्ट है। यू नो फर्स्ट बेंचर्स, हमारे क्लास के सो कॉल्ड टॉपर्स, राइट? तो वो बच्चे ना पीछे मुड़ के देखते ना उनको इंटरेस्ट है। ठीक है, वो सामने देखते, टीचर को देखते, उनको बस पढ़ाई से मतलब है। यू नो द लास्ट बेंचर, उनको यहाँ पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो ट्यूशन के भरोसे हैं, उनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनके पीछे देखने के लिए कोई बैठा ही नहीं है, उनको पीछे देखने के लिए कोई बैठा ही नहीं है। ठीक है, पीछे देखने के लिए कोई है ही नहीं, और ना उनको सामने वालों से कोई लेना देना है। ठीक है, पर अगर मैं किसी बीच के बच्चे को उठाऊं जो सेंटर में बैठता है, तो वो आगे टॉपर्स को भी देख रहा होता है, क्योंकि इसको भी ना क्लास में परफॉर्म करने का मन करता है। इसका भी मन करता है कि नहीं यार मैं भी अच्छे मार्क्स लाऊं, मैं भी गुड स्कोर करूं, मैं भी टीचर्स की गुड लिस्ट में रहूं। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता टीचर से, तो ये बोलते हैं गुड लिस्ट जाए तेल ले ले। इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो ये दिन भर टीचर के आगे पीछे घूमते रहते हैं। पर ये तो बीच में बच्चा बैठता है ना, उसका ऐसा है मैं मेंटेन करके चलूं, मेंटेन करके चलो, ना मेरे को हाईलाइट होना है ना मेरे को ब्लैक लिस्ट होना है। ओके, ठीक है। और ये पीछे वाले बच्चों के साथ मस्ती भी करते हैं, बोलो हाँ, इनको पीछे वाले बच्चों के साथ मस्ती करने में भी मजा आता है, इंजॉयमेंट भी करनी है इनको और पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, मल्टीटास्कर बीच वाले बच्चे। तो अब अगर मेरे को पूरी क्लास का कच्चा छिट्टा एक बार में जानना है, तो मीडियन बोलता है कि ना पोजीशन वाइज फर्स्ट से लेकर लास्ट बेंच में मान लो 7 बेंच है,
1 2 3 4 5 6 7, मान लो क्लास में 7 बेंचेस लगी हैं, तो जो सबसे बीच वाली बेंच में बच्चा बैठा है ना, उसको बुला के पूछो, उसको क्लास के बारे में पूरी नॉलेज होगी, आगे टॉपर्स के बारे में भी नॉलेज होगी, पीछे बैक बेंचर्स के बारे में भी पूरी नॉलेज होगी। तो बीच वाले बच्चे को पकड़ के लाओ। मीडियन ऐसा कहता है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, मीडियन बोलता है कि पोजीशन वाइज सबसे बीच वाले बच्चे को लेके आओ, जो पोजीशन वाइज क्लास के बीच में बैठता हो, है ना, उसके पास सारी अपडेट्स मिल जाएगी आपको। तो मीडियन का कॉन्सेप्ट समझ में है कि मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज मतलब वो उसको सिर्फ बीच में कौन बैठा है उससे फर्क पड़ता है, उसका थॉट प्रोसेस ऐसा ही है। मीडियन का सोचने का तरीका समझा दिया मैं आपको, समझ में आया? बोलो। मीडियन ऐसे सोचता है जैसे मैंने आपको बताया कि बीच वाले बच्चे को पकड़ के लाओ, उसके पास पूरा डेटा होगा। मीडियन का सोचने का तरीका ये है। ओके, तो अब बच्चों मेरे को ये ना मीडियन, मेरे को 4 ऐसे देख के ऊपर ऊपर से समझ में आ गया, पर मान लो अगर डेटा हजारों का है, लाखों का है, तो ऊपर ऊपर से नहीं समझ में आएगा ना। तो एक फॉर्मूला चाहिए। क्या फॉर्मूला चाहिए? फटाफट से बताओ। एक फॉर्मूला चाहिए। क्या फॉर्मूला चाहिए? तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n+1/2। n+1/2 तो करके देखो, n+1/2 करने से 4 आ रहा है? एक बार करके देखो और बताओ। तो फोर्थ पोजीशन में जो बैठा है वो आपका आंसर है। फोर्थ पोजीशन में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मीडियन क्या बोल रहा है? फोर्थ पोजीशन में जो बैठा है वो आपका आंसर है। समझ में? तो फोर्थ पोजीशन में ये कौन बैठा है? ये बैठा है, ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। जो फोर्थ पोजीशन में बैठा है, जो फोर्थ पोजीशन में बैठा है। बोले समझ में आई बात? ये देखो, पहले इंडिविजुअल सीरीज की बातें कर लेते हैं। अरेंज करो सीरीज को बच्चों असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो, अब हम लोग तो नंबर्स के साथ खेल रहे हैं ना रियल लाइफ में। ये तो मैंने तुम लोग को समझाने के लिए एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल तो मैंने तुमको समझाने के लिए लिया था। रियल लाइफ में हमको कुछ नंबर्स दिए होंगे, कुछ नंबर्स दिए होंगे। तो मीडियन बोलता है सबसे पहले इस डेटा को या तो अरेंजिंग या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी या तो छोटे से बड़ा या तो बड़े से छोटे में ना जमा लो। जो आपको डेटा दिया हुआ है, नंबर्स, जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, उसको या तो छोटे से बड़े नंबर या तो बड़े से छोटे नंबर में जमा लो। ठीक है, और फिर उसके बाद ना ये वाला फॉर्मूला लगाओ n+1/2। तो इससे आपको मीडियन की पोजीशन पता चल जाएगी कि मीडियन कहां बैठा हुआ है। तो मान लो इसको करने से आपका आंसर 10 आ रहा है, इसका मतलब जो 10th पोजीशन में जो नंबर है वो आपका आंसर है। मान लो 10th पोजीशन में ना 22 बैठा हुआ है, तो 22 इज योर मीडियन। 22 इज योर मीडियन। ठीक है, तो 10th पोजीशन में जो बैठा है वो आपका आंसर है। 10th आइटम जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, ऐसा बोलता है मीडियन। अब बच्चों जब n ऑड नंबर है ना, तभी मीडियन को इस तरीके से निकाला जा सकता है। अगर n एक इवन नंबर हो जाए तो आंसर तो पॉइंट में आ जाएगा। बोलो हाँ। सारे बच्चे बताओ, अगर मेरे क्लास में 7 की जगह 8 बेंचेस हैं तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा ना? आंसर पॉइंट में नहीं आ जाएगा? 8+1/2 ये हो गया 9/2, तो ये तो आ गया 4.5। अब 4.5 में कौन बैठा है बताओ? 4.5 में कौन बैठा होगा? बेंच के ऊपर बैठा होगा क्या कोई चढ़ के? फटाफट से बताओ। बेंच के ऊपर कोई चढ़ के बैठा होगा क्या? नहीं, नहीं। तो 4.5 अगर आ जाए तो आंसर कैसे निकलेगा? अगर आंसर पॉइंट में आ जाए, व्हेन n इज एन इवन नंबर, तो आंसर कैसे निकलेगा? तो जो मीडियन होगा ना बच्चों, वो होगा इक्वल टू n/2 पोजीशन में जो बैठा है प्लस n/2+1 पोजीशन में जो बैठा है, उन दोनों का एवरेज। जो आपकी n/2 पोजीशन में बैठा है और जो n/2+1 पोजीशन में बैठा है उसका एवरेज। अब ऐसे बोलने से लगा होगा टफ, सिंपल शब्दों में बोलूं तो आंसर क्या है आपका? आंसर है आपका 4.5। तो जो फोर्थ पोजीशन में बैठा है प्लस जो फिफ्थ पोजीशन में बैठा है, इन दोनों का एवरेज निकाल देना, बात खत्म। समझ में आया? फोर्थ पोजीशन में जो भी बैठा होगा, फोर्थ पोजीशन में जो भी नंबर बैठा होगा और फिफ्थ पोजीशन में जो भी नंबर बैठा होगा, उन दोनों का एवरेज निकाल देना, वो आपका मीडियन कहलाएगा। ठीक है, उन दोनों का एवरेज निकाल देना। अब बाकी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन करने से यू विल गेट मोर क्लैरिटी। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है बच्चों। आई रेकमेंड ट्राई टू सॉल्व इट। इफ आंसर नहीं आएगा, आई एम हियर टू टेल यू, पर एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का।
ओके डन। चलो देखो, सबसे पहले बच्चों पहला काम, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी डेटा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी तुम्हारा मन हो, फटाफट से बताओ। क्या क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी एक ऑर्डर में जमा हुआ है? राइट राइट, यस। देखो ना, 16 18 20 24 25 28 30 36 40 42 50 अरेंज है। ओके बच्चों, 11 आइटम है, तो हमको निकालना है n+1/2, यानी 11 + 1/2, तो वी विल गेट 12/2, दैट इज 6th पोजीशन। तो जो भी व्यक्ति क्लास में 6th पोजीशन में बैठा है, दैट इज योर मीडियन। बोलो यस और नो। मीडियन इज डिनोटेड बाय एम ओनली। ठीक है, मीडियन एम से डिनोट होता है, मोड जेड से डिनोट होता है, मीन बार एक्स से डिनोट होता है, मीडियन एम से और मोड जेड से डिनोट होता है। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों, बट प्रॉब्लम कहां पर है? ये देखो 8 है, 8 आइटम है, तो n+1/2, तो ये हो गया 4.5। तो 4.5 मतलब फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम के बीच का, फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम के बीच का, यानी कि आपको सिंपल शब्दों में 14 और 18 का एवरेज लेना है, वो आपका मीडियन आएगा। तो बच्चों 14 + 18 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका एवरेज कितना आ रहा है बताओ? ये आ रहा है 16, तो 16 इज योर मीडियन। बोलो यस और नो। समझ में आया क्या? इजी है कि नहीं, ये बता दो एक बार। एक बार फटाफट से सारे बच्चे बता दो, इजी है या नहीं है मीडियन निकालना इंडिविजुअल सीरीज में? इजी है। हाँ, डेटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि हमको बीच वाली वैल्यू चाहिए ना, पोजीशन वाइज हमको बीच की वैल्यू चाहिए ना, पोजीशन वाइज हमको बीच की वैल्यू चाहिए, तो डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमाना पड़ेगा, ताकि पोजिशनल बेसिस पर हमको आंसर मिले। चलो नेक्स्ट बच्चों, 7 वर्कर्स हैं यहाँ पर, और ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमा हुआ है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको जमा लो। तो सबसे पहले है बच्चों 108, फिर है 110, फिर है 112, फिर है 115, फिर है 116, 120, 140। ये हमने जमा लिया। 7 वर्कर है, तो 7 + 1/2, तो ये हो गया 8/2, यानी कि फोर्थ पोजीशन में जो बैठा है, फोर्थ आइटम जो है वो आपका मीडियन है, तो आपका मीडियन क्या हो जाएगा? 115। बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ यस और नो। 115 आपका आंसर। ठीक है डन। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना खत्म। अब नेक्स्ट बच्चों में आ रहा हूं डिस्क्रीट सीरीज में। देखो डिस्क्रीट सीरीज में आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर निकालना होता है। फिर फॉर्मूला यही वाला लगता है, साइज ऑफ n+1/2 आइटम। अब ये जो आपकी वैल्यू आती है ना, इसको आपको लोकेट करना होता है। द मीडियन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉल अगेंस्ट n+1/2। ऐसे निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया, मान लो ये आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमको क्यूमुलेटिव बेसिस पे फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? क्यूमुलेटिव बेसिस पे फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ठीक है, समझ रहे हो? बोलो यस। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम यहां पर निकालेंगे 2, 3, 6, 8, 12। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जहां आप खड़े हो वहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। जहां पर आप खड़े हो, जहां पर आप खड़े हो वहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो अभी मैं फर्स्ट पे खड़ा हूं, तो यहां की फ्रीक्वेंसी तो 2 ही है, पर अगर मैं सेकंड में चले जाऊंगा तो यहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी है 2+1। अगर मैं थर्ड में चले जाऊं तो यहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी है 2+1+3। अगर मैं फोर्थ पोजीशन में चले जाऊं तो यहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी है 2+1+3+2। और अगर मैं फिफ्थ पोजीशन में चले जाऊं तो यहां तक की टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2+1+3+2+4। तो दैट इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ में आया?
नहीं नहीं, इजी आते हैं, इजी आएंगे क्वेश्चन, टेंशन मत लो। स्टैटिस्टिक्स ऑल टुगेदर पूरा पोर्शन ही इजी है। तो अब बच्चों लगाना है n+1/2 का फॉर्मूला। अब बस ये बता दो n की वैल्यू डिस्क्रीट सीरीज में क्या होती है, बताओ सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स में। n इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है बताओ। वेरी गुड, f का टोटल, तो f का टोटल है 12, तो 12 + 1/2 वी विल गेट 6.5। अब बताओ 6.5 कौन सी दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा है, ये बताना है आपको। ये किसके बीच में आ रहा है? चलो बताओ 6.5 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा है? 6 to 8 के बीच में बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं मैं। 6.5 6 से 8 के बीच में आ रहा है ना, तो जो बड़ा वाला है उसके सामने जो x की वैल्यू है, ये आपका आंसर है। दिस इज योर मीडियन, दिस इज योर मीडियन। बोलो समझ में आया? मेरे को बताओ n+1 निकाला हमने, समझ में आया सबको? n+1/2 सबको समझ में आया? n+1/2 बोलो। ये कितना आया? 6.5 आया। 6.5 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा है, आपको ये चेक करना है। 6 और 8 के बीच में आ रहा है, सारे बच्चे बताओ। 6 और 8 के बीच में आ रहा है, बोलो। ये देखो इसके बीच में आ रहा है। हाँ, तो इसमें से जो बड़ी वाली है ना, बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने जो x की वैल्यू होती है वो आपका मीडियन होता है, वो आपका मीडियन होता है। कौन सी दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा है वो चेक करना है। बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो x की वैल्यू है दैट इज योर मीडियन। बोलो क्लियर, बोलो। ठीक है, बड़ी वाली, बड़ी वाली, ओके ओके यस। तो ऐसे निकलता है बच्चों मीडियन, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी क्वेश्चंस करो ना तुम लोग, अभी तो नया नया है ना इसलिए टफ लग रहा होगा। ऐसे लग रहा होगा अरे बाप रे ये क्या बता रहे हो, अरे बहुत इजी है भाई साहब। लो चलो करो ये क्वेश्चन, खुद खुद से सॉल्व करो, बताओ। 3 क्वेश्चन है इसमें। ओके चलो, सबसे पहले बच्चों ये वाला क्वेश्चन है, बताते हैं तुमको आंसर। 78 79 80 83 85 87 90 2 3 6 15 10 5 4। सबसे पहले बच्चों निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी के टोटल लगाते जाओ, 2 फिर 2 + 3 5 5 + 6 11 11 + 15 26 26 + 10 36 36 + 5 41 41 + 4 45। अब f का टोटल 45 ही आएगा ऑब्वियसली। n+1/2 45 + 1/2 46/2 23। 23 किसके अंडर में आ रहा है? इन दोनों के अंडर में आ रहा है, तो बड़ा वाला लेना है, बड़े वाले के सामने जो है वो मीडियन है। अब मेरे को वैसे बच्चों एक बात बता दो, ऐसे जनरल 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 बात बताओ, आंखों से देख के भी हम इसी को मीडियन निकालते ना? फॉर्मूला जो आंसर दे रहा है, क्या हम अपनी इच्छा से अपने मन से जो पोजिशनल मीडियन की वैल्यू निकालते वो यही निकालते ना?
तो if some student want to apply this thing on exams, they can definitely do. समझे गणित? It is a shortcut कि आंखों से देख के जो आंसर निकलेगा वही आंसर निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो डू योर ट्रायल एंड एरर एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रिक्स बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 2, 5, 7, 6, 5, 2, 2, 7, 14, 20, 25, 27। चलो फटाफट से बताओ 27 प्लस 1/2 क्या होगा? ये होगा 14। सारे बच्चे बताओ 14 यहां पर आ रहा है। 7 और 14 के बीच में आ रहा है ना 14। इस टाइप के क्वेश्चन में फंसोगे ना 30 40 क्या सिलेक्ट करोगे नितिन? इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाएंगे ना, 30 सिलेक्ट करे कि 40 सिलेक्ट करे, राइट? तो इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाएंगे, जहां ऑड नंबर है वहां नहीं फंसेंगे, यहां फंस जाएंगे, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में आ रहा है बच्चों 14, तो मीडियन हो जाएगा 30। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। मीडियन आ जाएगा 30, बोलो डन। ऑब्वियसली अगर कोई पूछेगा 7 और 14 किसके बीच में आता है, 14 के बीच में आता है, 14 और 20 के बीच में मत ले लेना। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, सारे बच्चे बताओ, जो बच्चे कंफ्यूज भी हुए हो, मैंने तुमको क्या कहा था? जिसके बीच में आ रहा हो, तो अगर 14 और 20 ले लोगे, 14 और 20 ले लोगे तो बड़ा वाला लेना पड़ेगा, 20 लेना पड़ जाएगा, पर आंसर तो 14 आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर आ रहा है बच्चों, तो जो एक्यूरेट आंसर आ रहा है वो वाली CF ले लेना, सिंपल शब्दों में, ठीक है? सोनम इवन वाले में नहीं बता पाओगे ना देख के, वही तो प्रॉब्लम है, ठीक है? श्रुति अगर एकदम एग्जैक्ट 14 आ रहा है, अगर एकदम एग्जैक्ट 14 आ रहा है, टेक इट ना, CF से मैच हो रहा है, राइट? तो जिस CF से मैच हो रहा है उसी के सामने वाली वैल्यू ले लेना। डन बच्चों? जानबूझ के क्वेश्चन रखा हूं मैं, मेरे को पता था कि ये डाउट कभी ना कभी तो आएगा जीवन में, एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है? तो अगर एकदम एग्जैक्ट सेम वैल्यू आए तो एग्जैक्ट सेम वाला CF ले लेना, एग्जैक्ट सेम वाला CF ले लेना। ओके बोलो यस और नो? यस। चलो ये वाला क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर में है ही नहीं, जमाओ असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि सबसे पहले पोजिशनल, मीडियन का मतलब क्या है? पोजिशनल, तो हमको चीजें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। 600, 1000, 1400, 1800, अम, 2200, 2800। फ्रीक्वेंसी 600 की फ्रीक्वेंसी है 16, 16, 24, 26, 16, 24, 26, 28, 20 और 6। चलो CF निकाल लेते हैं बच्चों, 16, 60, 60, 70, सॉरी 60 क्यों बोल रहा हूँ, 16 प्लस 4 हो गया 20, तो ये हो गया 40, 66, 76, 86, 96, 94, 104, 114, 120, n प्लस 1 बाय 2, 60.5 किसके अंडर में आ रहा है? इसके अंडर में आ रहा है। 40 और 66 के बीच में आ रहा है, बड़ा वाला ले लो, तो 1400 हो गया हमारा आंसर। अब कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं, सोच भी लिए होंगे कि भैया हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, क्या? अगर ऑड नंबर है, 7 है यहां पर, तो बीच वाला ले लो, और अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो जो बीच में 2 वैल्यूज आ रही है उसमें ऊपर वाला ले लो। ऐसा मत करना, प्लीज एक बार चेक कर लेना, मे बी वर्क ना करे हर केस में, मे बी इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन एवरी केस, तो ऐसा मत करना, ठीक है? ऐसा मत करना। हो सकता है तुमने 2 क्वेश्चन करने के बाद ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया हो, डोंट डू दैट।
एक बार सॉल्व करके चेक कर लेना, तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, हाँ, स्पेसिफिक पैटर्न गैप फॉलो नहीं हो रहा है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। फ्रीक्वेंसी चेंज करने से बच्चों आंसर ये भी आ सकता है, तो इसीलिए सॉल्व करके देखना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्लियर है कैसे निकालते हैं n+1/2? बोलो क्लियर है? n+1/2 हाउ टू फाइंड? क्लियर? यस। तो ये बच्चों हमारा हो गया डिस्क्रीट सीरीज खत्म, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन हमारे हो गए। अब आ जाओ कंटिन्यूस सीरीज में। कंटिन्यूस सीरीज में अच्छा एक बात बताओ, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में, हाँ 1400 है बच्चों आंसर। मेरे को बताओ, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा पुल्टा कर सकता है। कंटिन्यूस सीरीज में तो ये लफड़ा ही नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज इज लाइक दिस ओनली ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, करेक्ट। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा ध्यान रखना असेंडिंग ऑर्डर इज अवर प्रायोरिटी, क्योंकि पोजीशन निकालना है। अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में क्यों जमा रहे? क्योंकि पोजीशन वाइज बीच का निकालना है, पोजीशन वाइज बीच का निकालना है, इसीलिए जमा रहे हैं। पर कंटिन्यूअस में ऐसा केस ही नहीं बनेगा, कंटिन्यूअस में ऐसा केस नहीं बनेगा। ओके, यस भैया, ठीक है। ओके, चलो अब आ जाओ कंटिन्यूअस सीरीज में। तो बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज में ना n+1/2 की जगह n/2 हो जाएगा, साइज ऑफ n/2 आइटम। अब जब और वही करना है ना, CF ही निकालना है, इसमें भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है ना। इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, n/2 निकालना, देखना n/2 कहाँ फंस रहा है, और वो जहां पर फंस रहा होगा उस वाली क्लास इंटरवल को ले लेना, उस वाली क्लास इंटरवल को ले लेना। उस क्लास इंटरवल का जो लोअर वैल्यू होगा, जैसे मान लो 30 से 40 फंस गया, तो जो लोअर वैल्यू होगा उसको कहते हैं L1। 30 से 40 में लोअर वैल्यू है 30, तो उसको बोलते हैं L1। 30 और 40 जो क्लास इंटरवल आपका फंसा है उसके बीच के डिफरेंस को, यानी कि 40 - 30 जो डिफरेंस है उसको कहते हैं I। n/2 की वैल्यू आप निकाले होगे क्वेश्चन में। CF बच्चों जो क्लास इंटरवल आपका फंसा है उसके ऊपर वाला लेना है, और F जो क्लास इंटरवल आपका फंसा है वही वाला लेना है। ये मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे यहां पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, और एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ये देखो। मार्क्स से बच्चों 1000 से 1200, 1200 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 1000, ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहते हैं। पहला काम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, 10, 30, 60, 75, 80। n/2 निकालो, n/2 निकालो, n+1/2 नहीं, नो 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 नो, n/2 निकालना है। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या निकालना है? n/2 निकालना है। ओके, तो ये आ जाएगा 40। सारे बच्चे बताओ 40 कहां पर फंस रहा है, फटाफट से बताओ 40 कहां पर फंस रहा है, बोलो 40 कहां पर फंस रहा है? वेरी वेरी गुड भैया, 30 से 60 में फंस रहा है, तो ये 60 बड़े वाले को लेंगे, बोलो हाँ, सारे बच्चे बोलो हाँ। कहाँ फंस रहा है मतलब कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फंस रहा है? तो 60 वाले में फंस रहा है, ठीक है। तो बड़े वाले को लेंगे, यानी कि ये है हमारा वो क्लास इंटरवल जो फंस गया, मीडियन के लिए फंस गया। अब बताओ, ऊपर ऊपर से देखते तो भी यही मीडियन में फंसता ना। अच्छा एक बार बता दो, ऊपर ऊपर से देख के भी यही फंस रहा है ना मीडियन में, बिना फॉर्मूले के, बिना फॉर्मूले के, बिना फॉर्मूले के भी यही फंसता, बीच का बंदर मस्त कलंदर, ठीक है। ओके, पर बच्चों इसका निकालने का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल टू L1। L1 का मतलब क्या होता है? लोअर क्लास इंटरवल, ठीक है। जो लोअर क्लास इंटरवल है हमारे केस में 1400 इज L1, 1400 इज L1। जो क्लास इंटरवल आपका फंसा ना CF में, उसका लोअर वाला साइड होता है L1, ठीक है। प्लस n/2 तो आपने खुद ही निकाला है, n/2 क्या निकाला है आपने? 40 निकाला है, माइनस CF ऑफ
प्रीवियस क्लास इंटरवल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको लेना है, पर कौन सी वाली लेना है? प्रीवियस वाली लेना है। कौन सी वाली लेना है? प्रीवियस वाली। तो ये वाला बच्चों क्लास इंटरवल आपका सिलेक्ट हुआ है, तो इसके प्रीवियस वाले क्लास इंटरवल का जो सीएफ है वो आपको लेना है। उसके पीछे रीजन क्या है? बहुत सिंपल है। सारे बच्चे बताओ, जो हमने n/2 निकाला वो इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू है ना? फटाफट से बताओ। जो हमने n/2 निकाला वो इन दोनों के बीच की वैल्यू है ना? करेक्ट। तो अब खुद सोचो, अगर आप सीएफ यही वाला ले लोगे तो n/2 40 आया है, सीएफ आप 60 ले लोगे, आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। करेक्ट, आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। हमको माइनस में नहीं चाहिए होता आंसर, इसलिए हम लोग क्लास इंटरवल पिछला वाला लेते हैं, पिछला वाला लेते हैं। ये याद करने की निंजा टेक्निक है, इसको फॉर्मूले के लॉजिक से मत देखना। ये मैं याद करने के लिए बताया कि सीएफ हमेशा पिछला वाला क्यों लेते हैं, ताकि हमारा आंसर नेगेटिव ना आए। हमें लाइफ में अपने नेगेटिविटी नहीं पसंद है, हमें अपनी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं पसंद, तो हम पिछला वाला सीएफ लेंगे ताकि हमारा आंसर नेगेटिव ना आए। तो सिर्फ याद करने की निंजा टेक्निक है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ओके, माइनस सीएफ ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारी वाली क्लास इंटरवल का, यानी कि हमारी वाली क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 30 है, 30 है। हमारा जो क्लास इंटरवल फंसा उसका फ्रीक्वेंसी 30 है, और इंटू आई का मतलब होता है बच्चों L2 माइनस L1। इसको L2 मान लो, इसको L2 बोलो, L2 माइनस L1। ठीक है, तो अब देखो इसको फॉर्मूले में डालो, तो 1400 प्लस 40 माइनस पिछला वाला क्लास इंटरवल, तो ये फंसा है इसका पिछला वाला, इसका पिछला वाला, इसका पिछला वाला, माइनस एफ जो क्लास इंटरवल फंसा उसका एफ, जो क्लास इंटरवल फंसा उसका। वैसे तो भाई हर चीज आपको जो क्लास इंटरवल फंसा उसी की लेनी है, सीएफ को छोड़ के। बस जो क्लास इंटरवल आपका फंसा है ना, सारी चीजें उसी की लेनी है, ओनली ओनली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बस पिछला वाला लेना है, बाकी सब तो इसी का लेना है। तो एफ भी इसी का लो, 30 है। L2 माइनस L1 भी इसी का करो, L2 माइनस L1 यानी कि 1600 माइनस 1400। डायरेक्टली भी 200 लिख सकते हो, वो मैं तुम लोग को दिखाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, डायरेक्टली 200 भी लिख सकते हो। इसको सॉल्व करो बच्चों, क्या आ रहा है बताओ, सारे बच्चे बताओ इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है। 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 200 प्लस 1400, तो ये आ रहा है भैया 1466.67। दिस इज योर मीडियन, दिस इज योर मीडियन। तो टेकिंग रेफरेंस ऑफ दिस क्वेश्चन सॉल्व रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम, ऊपर वाला क्वेश्चन को एज अ रेफरेंस लो और बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। मुझे अभी पता है तुम लोग को फॉर्मूला याद नहीं होगा, फॉर्मूला ओवर द टाइम याद हो जाएगा। L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ठीक है, करो सॉल्व। चलो डन बच्चों। देखो 10 15 30 38 25 12 10 10 ई एफ निकालेंगे, ये हो गया 10 25 55 93 103 113 118 19 20 120 130 140 150 n/2 75 coming under this L1 plus n/2 minus CF upon F into I. Is it 35.26? फटाफट से बताओ। 35.26 आ रहा है? 55 कैसे आया? हाँ 55 ऊपर वाला डोलन,
जो क्लास इंटरवल फंसा उसके ऊपर वाला CF ना, जो क्लास इंटरवल फंसा उसके पिछला वाला CF 55। ओके, मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई है कि ऐसा सोच लो हमको अपना आंसर नेगेटिव नहीं चाहिए। देखो CI 25 से 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 70 60 40। ओके, CF आ जाएगा 50, 120, 180, 220, 240 n/2 120। एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच। L1 प्लस n/2 माइनस ऊपर वाला CF अपॉन हमारा वाला F इंटू I। $35, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, 35. Are you getting my point? Note it down fast. चलो, ओके भैया, वी आर डन। वेरी वेरी गुड। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है बच्चों, और हमको एफ भी चाहिए, राइट? हमको एफ भी तो चाहिए। बिलो 10, क्या मैं बोलूं? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। हमको फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। हाँ, CF के बेसिस पे आंसर तो आएगा, पर चाहिए फ्रीक्वेंसी भी। क्यों? n/2 माइनस CF अपॉन F, तो F तो चाहिए ना। चलो, सारे बच्चे बिलो वाली सीरीज, लेस देन वाली सीरीज दी है, तो इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो और मुझे बताओ कितना आएगा। ये आएगा भैया 20, इसको इससे माइनस करो 10, ये भी आ गया 10, ये आ गया 20, 6 7 8 9 30 10 20, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। सारे बच्चे बताओ, इजी। मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मेरे को उसकी जरूरत पड़ने वाली है। yes. सारे बच्चे बोल रहे भैया n/2 कर दो। ओके, तो ये आ जाएगा 60। किसके अंदर फंसा? इसके अंदर फंसा। बोलो यस और नो। यस, तो L1 प्लस n/2 माइनस CF ऊपर वाला अपॉन F मेरा वाला F जो फंसा उसका F इंटू I यानी कि डिफरेंस 10। चलो बताओ कितना आ गया ये? ये आ जाएगा 40। बोलो इजी बच्चों, यस और नो? मजाक? टाइम पास? एकदम ही ज्यादा टाइम पास। बोलो। ओके, चलो नेक्स्ट। F मोर देन 0, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये माइनस ये 10, ये माइनस ये 15, ये माइनस ये 10, ये माइनस ये 5 और ये 10। मोर देन वाली सीरीज है ना, मोर देन वाली, मोर देन वाली सीरीज है। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गया F और ये CF है। तो n/2 यानी कि 50/2 यानी कि 25। एक सेकेंड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? उल्टा लिखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बोलो यस और नो? सारे बच्चे बताओ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी उल्टा लिखा हुआ है, तो ये तो काम नको, यहां निकालना पड़ेगा अलग से, अलग से निकालना पड़ेगा। मोर देन वाली सीरीज है ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उल्टा दिया हुआ है, इसको सीधा करके निकालो। 10 25 35 40 50। अब बताओ 25 कहाँ फंसा? यहां पर फंसा 5 से 10। तो L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F
इंटू आई। 10 आ गया बच्चों आंसर। अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है? क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डाउट है? ओके, मैं फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार बताया हूँ तुम लोग को, चलो एक बार और बताते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन वाली सीरीज में कैसे निकालते हैं? मोर देन में डाउट है ना दीक्षा? लेस देन में तो डाउट नहीं है ना? लेस देन में तो डाउट नहीं है ना? मोर देन वाले में डाउट है ना? ठीक है, चलो देखो, इधर देखो, इधर देखो। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहता है मोर देन जीरो, यानी जीरो से लेकर जहां तक आपका डेटा जा रहा है। आपका डेटा कहां तक जा रहा है? 25 तक जा रहा है। 25 तक आपको दिया हुआ है 50। ये देखो, ध्यान से देखो, आपको दिया हुआ है 50। मोर देन जीरो का वैल्यू आपको दिया हुआ है 50, यानी जीरो से लेकर जहां तक आपका डेटा जा रहा है, जीरो से लेकर जहां तक आपका डेटा जा रहा है वहां तक की वैल्यू है 50। ओके, फिर दिया हुआ है मोर देन 5। मोर देन 5 मतलब 5 से लेकर आपका डेटा जहां तक जा रहा है। मान लो यहां पर 5 है, तो 5 से लेकर जहां तक आपका डेटा जा रहा है वहां तक की वैल्यू है 40। मेरे को बच्चों क्लास इंटरवल 0 से 5 बनाया है मैंने। क्या बनाया है? क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो मेरे को ये वाला डेटा चाहिए है। तो डोंट यू थिंक 50 में से 40 माइनस कर दूं, आई विल गेट दिस 0 से 5। दीक्षा, 50 में से 0 से 25 और 5 से 25 का वैल्यू दिया हुआ है। तो इफ आई एम गोइंग टू डिडक्ट 0 से 25 वाले वैल्यू को 5 से 25 वाले वैल्यू से, आई विल गेट 0 से 5 का वैल्यू। बोलो यस और नो? ध्यान से देखो और बताओ। भैया इसको शॉर्ट में कैसे करें? देखो, इसको शॉर्ट में तो नहीं कर सकते, पर जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, हमारी स्पीड बढ़ते जाएगी, क्योंकि ये काम मोनोटोनस है। इस काम में कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। मानते हो इस बात को? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं मीन मीडियन मोड, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारे पास, उसको यूज करना है बार 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 बार। तो ये काम है मोनोटोनस। करते करते स्पीड बढ़ते जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ते जाएगी। ठीक है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज में, तो अभी टाइम लग रहा होगा सॉल्व करने में। समय के साथ स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। ये मैथ जैसा नहीं चलेगा, स्टैटिस्टिक्स स्टैटिक है। ओके, चलो बताओ, ये क्लियर हो गया? मोर देन वाली सीरीज को लेस देन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब मेरी नेक्स्ट क्लास इंटरवल है बच्चों 5 से 10। तो देखो 5 से 10, मेरे को क्वेश्चन में 5 से लेकर 25 तक का दिया हुआ है वैल्यू। ये देखो, इधर देखो, मोर देन 5। मोर देन 5 मतलब 5 से लेकर जहां तक जा रहा है, यानी कि 40 तक, 25 तक जा रहा है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 40। फिर उसके बाद मोर देन 10, यानी 10 से लेकर 25 तक का वैल्यू, 10 से लेकर 25 तक का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 25। 25, ठीक है, तो 40 है इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू है 25। मुझे जानना है 5 से 10 की वैल्यू क्या है, 5 से 10। मुझे जानना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 टू 10। 5 टू 10 की वैल्यू क्या है? डोंट यू थिंक इट इज 40 माइनस 25, दैट इज 15? बोलो यस और नो? कम ऑन, शुरू शुरू में तुम लोग भी डायग्राम बना बना के देख सकते हो। बोलो।
क्लियर हुआ? जिसको भी डाउट था, जिसको भी डाउट था इस टॉपिक में, क्लियर? मोर देन निकालने के लिए आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। तो शुरू में तो ऐसे सोचना पड़ेगा, बाद में तो आदत हो जाएगी ना, बाद में तो आदत हो जाएगी, राइट? डन? बोलो यस और नो। डन बच्चों? ओके डन। चलो तो एक बार इसको नोट करो, नोट करो, नोट करो। चलो इसका मीडियन निकालो, इसका मीडियन निकालो बच्चों। चलो देखो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है ना ऑब्वियसली, तो मोर देन 0 बच्चों, सबसे पहले इसका क्लास इंटरवल बनाओगे, तो 0 से 10, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ठीक है, 60 से 80 और 80 से 100 ऑब्वियसली। इस CF को आप F में कन्वर्ट करोगे, F में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 100 माइनस 82, 18, 82 माइनस 64, 18, 64 माइनस 58, 6, 58 माइनस 29, 29 और ये भी 29। ओके, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब तुम लोग को ये समझ में आया कि अगर लेस देन सीरीज दी है तो वहां जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी रहती है वो असेंडिंग वाली ही होती है और हमको वही चाहिए होती है, तो हमको अलग से निकालना नहीं पड़ता। पर जो मोर देन वाली सीरीज है उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में दी रहती है, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए, करेक्ट? बोलो यस और नो। हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ठीक है? n/2, 50 किसके अंडर में आएगा? इसके अंडर में आएगा। CF ये वाला लेना है, F ये वाला लेना है, तो L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। 65.52। डन बच्चों? बोलो। 65.52। नहीं दीक्षा, जो भी लास्ट में डिफरेंस होगा वो आएगा। CF को F पढ़ लिया, एक्चुअली मैंने F ही लिख के रखा था वेदिका, बट दैट इज CF ओनली, ठीक है? मोर देन सीरीज है मतलब CF दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है वेदिका? मोर देन सीरीज है ना बेटा, मोर देन सीरीज है मतलब CF ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो F नहीं है, F हो ही नहीं सकता ना, CF ही दिया होगा, मोर देन है। ओके,
कोई बात नहीं, वो CF था लेकिन, ठीक है, F नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम लोग उसको CF पढ़े होते, CF लिए होते तो तुम्हारा ये आंसर आता, ठीक है। तो ये बच्चों तुम लोगों को एक डिफरेंस समझ में आया क्या? क्या भैया क्या? कि लेस देन वाली सीरीज होती है उसमें पहली फ्रीक्वेंसी यहां पर सेम होती है और फिर इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, ऐसे चलता है। मोर देन वाली सीरीज में ऊपर से ही माइनस चालू हो जाता है, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, इसको इससे माइनस, और लास्ट वाली सेम लेते हैं, लास्ट वाली सेम लेते हैं। तो लेस देन वाले में पहली वाली सेम होती है, सेकंड वाले से माइनस 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 होता है। मोर देन वाले में ऊपर से माइनस माइनस स्टार्ट होता है, लास्ट वाला सेम लेते हैं, लास्ट वाला जो CF होता है वही F होता है। पर इसको जो बच्चा रट्टा मार के जाएगा, बेटा गलत बात, रट्टा नहीं मारना है, कॉमन सेंस। मोर देन लेस देन को कन्वर्ट कैसे करते हैं मैंने सिखा दिया, आई थिंक राइट। मैंने तुमको अब अच्छे से सिखा दिया है कि मोर देन लेस देन सीरीज को कन्वर्ट कैसे करते हैं नॉर्मल सीरीज में। मोर देन और लेस देन को रट्टा क्यों मारना, फिर नहीं मारना रट्टा, ठीक है, समझ में आई बात? बोलो, नो नीड टू रट्टाफाई एनीथिंग, ठीक है बच्चों, डन। मोर देन लेस देन क्लियर है सबको? मोर देन लेस देन क्लियर है? ये भी बात क्लियर है कि हम लोग मोर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज क्यों नहीं कर पाए? इसलिए नहीं कर पाए कि बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में दी है, हमको CF असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ओके, हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ये दिया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसीलिए हम इसको नहीं यूज कर सकते। पर यहां पर जो CF दिया था वो तो असेंडिंग में दिया था, तो इसको यूज कर सकते थे। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट है कि जब आपको क्वेश्चन में मिड वैल्यू गिवन हो, तो मिड वैल्यू गिवन है तो इससे आपको, अब एक बात बताओ, अगर यहां मिड वैल्यू गिवन है और मैं तुम लोग को अर्थमेटिक मीन निकालने बोलता, तुम बोलते वेरी गुड, तुम क्या बोलते? वेरी गुड, सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F, यही बोलते ना, M दिया हुआ है क्वेश्चन में, बात खत्म। पर अगर ये मीडियन का क्वेश्चन है, अगर ये मीडियन का क्वेश्चन है, तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए क्लास इंटरवल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, बताओ सारे बच्चे बता दो एक बार चैट बॉक्स में। अगर ये क्वेश्चन मीन का नहीं मीडियन का है, तो क्या मुझे क्लास इंटरवल की जरूरत पड़ने वाली है? बोलो। यस भैया यस, पढ़ने वाली है, पढ़ने वाली है, राइट। तो अब एक बात बताओ, या तो तुम भगवान ने जो तुमको दिमाग दिया है उसको यूज करो, यानी कि कॉमन सेंस, और ये बताओ ये 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 10 है, 10 है ना। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिससे, जिसका मिड वैल्यू 5 आ रहा हो और इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 10 हो, ऐसे दो नंबर बता दो, ऐसे दो नंबर कॉमन सेंस से बताओ, कॉमन सेंस, जिन दोनों का डिफरेंस 10 हो और मिड वैल्यू 5 हो। 0 से 10, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, 0 से 10, इसकी मिड वैल्यू 5 है और डिफरेंस 10 है। वैसे ये 0 से 10, ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब बताओ, अब हो गया ये क्वेश्चन टाइम पास, फटाफट से बताओ, अब ये हो गया ना टाइम पास क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी दी है, CF निकालो, n/2 करो, CF को चेक करो, L1 + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एक, क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। तो इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था? इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या था कि आपको मिड वैल्यू दी है, उससे आपको क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। कॉमन सेंस से बना लो, या तो मैं जो फॉर्मूला बताऊंगा उससे बना लेना। इसका भी कॉमन सेंस से बताओ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बच्चों, फटाफट से बताओ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 10 है। ओके, तो अब ऐसे दो नंबर बताओ जिन दोनों का डिफरेंस 10 है और मिड वैल्यू भी 10 है। ऐसे दो नंबर बताओ जिन दोनों का डिफरेंस निकालोगे वो भी 10 आना चाहिए और मिड वैल्यू भी 10 आनी चाहिए। ना 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 ना, 0 से 20 का डिफरेंस 20 है ना अनुष्का, 0 से 20, 0 से 20 का डिफरेंस 20 हो गया ना। मेरे को डिफरेंस इन दोनों वाला चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस 10 है, तो मेरे को डिफरेंस यहाँ क्लास इंटरवल का डिफरेंस भी 10 चाहिए, क्लास इंटरवल का डिफरेंस भी 10 ही चाहिए। 0 से 10 का मिड वैल्यू 5 आएगा, 0 से 10 का मिड वैल्यू 5 आएगा। मैं बोलूं 5 से 15, 5 से 15, इन दोनों का डिफरेंस 10 है और मिड वैल्यू भी 10 है। वैसे यहां पर 15 से 25, 25 से 35,
35 से 45 और 45 से 55। तो बच्चों ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। कॉमन सेंस, सारे बच्चे बताओ कॉमन सेंस कैसे लगाना है? सारे बच्चे बताओ कॉमन सेंस कैसे लगाना है? सबसे पहले आपको ये देखना है जो दो मिड वैल्यू दी है उसका डिफरेंस क्या है। जो मिड वैल्यू का डिफरेंस है वो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होना चाहिए। बोलो यस और नो। सारे बच्चे बताओ यस और नो। जो मिड वैल्यू का डिफरेंस है वही क्लास इंटरवल का डिफरेंस होना चाहिए। जो भी क्लास इंटरवल हम बनाएंगे उसका डिफरेंस वही होना चाहिए जो मिड वैल्यू का डिफरेंस है। बोलो हाँ। जो क्लास इंटरवल हम लोग बनाएंगे उसका डिफरेंस वही होना चाहिए जो मिड वैल्यू का डिफरेंस है। करेक्ट? यस। और दूसरा, फिर आपको ऐसी दो क्लास इंटरवल सिलेक्ट करनी है जिसका मिड वैल्यू ये आ रहा हो जो क्वेश्चन में गिवन है। ऑब्वियसली कोई भी दो क्लास इंटरवल आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी दो क्लास इंटरवल आपको सिलेक्ट करना है जिसका मिड वैल्यू यही आ रहा हो जो क्वेश्चन में गिवन है। तो कॉमन सेंस बच्चों ऐसे लगा सकते हो। मान लो कुछ बच्चों को कॉमन सेंस नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला है बच्चों। ये देखो मिड वैल्यू है 5, 15। तो शुरू की दो मिड वैल्यू ही उठा लो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। बताओ कितना आ रहा है डिफरेंस? डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? दो मिड वैल्यू जो आपको दी है उसको पकड़ लो। जो दो मिड वैल्यू दी है, शुरू की दो मिड वैल्यू है उसको ले लो और दोनों का डिफरेंस निकालो। 10 आ रहा है, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, 5 आ रहा है। ये जो वैल्यू है इसको आपकी जितनी जितनी मिड वैल्यू क्वेश्चन में दी है सारी मिड वैल्यू, ये जो आपकी वैल्यू आई है 2 से डिवाइड करने के बाद, इस वैल्यू को जितने भी मिड वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दिए हैं उससे एक बार माइनस एक बार प्लस करो, क्लास इंटरवल बन जाएगा। एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, क्लास इंटरवल बन जाएगा। तो जैसे मेरी वैल्यू आई 5, तो 5 को 5 से माइनस करूंगा, 10 है 0। 5 को 5 से प्लस करूंगा, 10 है 10। 15 से 5 माइनस करूंगा, 10। 15 में 5 प्लस करूंगा, 20। 25 में 5 माइनस करूंगा, 20। 25 में 5 प्लस करूंगा, 30। 5 माइनस 5 प्लस, 5 माइनस 5 प्लस, 5 माइनस 5 प्लस, आपका क्लास इंटरवल बन जाएगा। ये ऑफिशियल तरीका है, ये है ऑफिशियल तरीका। पहले वाला कॉमन सेंस था। तो चलो अब बताओ अगर मेरे को ये सेम तरीका इसमें लगाना है, सबसे पहले क्या करूं? तुम लोग मेरे को स्टेप्स, तुम लोग मेरे को गाइड करो, तुम लोग मेरे को गाइड करो। सबसे पहले क्या करूं ऑफिशियल तरीके के लिए? सबसे पहले भैया शुरू की दो मिड वैल्यूज को माइनस करो। बोलो हाँ। शुरू की दो मिड वैल्यू को माइनस करो। करेक्ट? हाँ। तो 20 को 10 से माइनस कर दो, ये आ गया 10, ये आ गया 10। अब इस 10 को 2 से डिवाइड कर दो, इस 10 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 5। तो ये वो वैल्यू है जिसको आपको माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करना है मिड वैल्यू से। मिड वैल्यू से माइनस प्लस करना है 5 को। ठीक है? तो ये देखो 5 माइनस 5 प्लस, 5 माइनस 5 प्लस, 5 माइनस 5 प्लस, 5 माइनस 5 प्लस, 5 माइनस 5 प्लस। बोलो समझ में आया सबको? सारे बच्चे बताओ समझ में आया क्या? तो ऑफिशियल तरीका क्या है? टेक डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टू मिड वैल्यूज, देन डिवाइड द वैल्यू बाय 2, देन द नंबर यू गेट in point number 2 is going to be subtracted or added with mid value to get class interval। तो बच्चों सिंपल है, सबसे पहले जो शुरू की दो मिड वैल्यू गिवन है उसका डिफरेंस निकालो।
जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड करो, वो जो आंसर आपको मिलेगा उसको जो मिड वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई है उससे एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस करो, सो दैट यू विल गेट क्लास इंटरवल्स। डन है? सो दैट यू विल गेट क्लास इंटरवल्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। फटाफट से बताओ यस और नो। यस, तो आई थिंक तुम लोग निकालोगे ये दोनों क्वेश्चन का आंसर। बताओ क्या आ रहा है आंसर, दोनों क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाक से। हो गया, बाकी तो कुछ नहीं करना था, बताओ। चलो ओके डन। इसको सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा। आ गया सबका आंसर 22.5 और 28.33। As far as I am getting the answers on the chat box, it's same 22.5 and 28.33। ठीक है, सेम वैसे ही करना है जैसे करना था सॉल्व। राइट, ओके। नेक्स्ट है बच्चों इंक्लूसिव सीरीज, याद है? टूटी हुई सीरीज 11 से 15, फिर यहाँ 15 नहीं यहाँ 16 आ जाता है, 20 के बाद यहाँ 21 आ जाता है, मतलब ये टूटा हुआ क्लास इंटरवल है। तो मीन में कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे ही सॉल्व कर दे रहे थे, याद है? मिड वैल्यू निकाल के ऐसे ही सॉल्व कर दे रहे थे। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन क्या था कि मिड वैल्यू वैसे भी सेम आती, चाहे तुम उसको कन्वर्ट करो चाहे ना कन्वर्ट करो। ये टूटे हुए क्लास इंटरवल को आप जुड़े हुए क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करो या मत कन्वर्ट करो, आंसर सेम आ रहा था मिड वैल्यू का, याद है? और हमको मीन निकालने के लिए सिर्फ मिड वैल्यू से लेना देना है, हमको मीन निकालने के लिए मिड वैल्यू से लेना देना है, और हमारा मिड वैल्यू सेम आ रहा था, चाहे मैं सीरीज को कन्वर्ट करूं या ना करूं। पर क्या बच्चों यहां पर ऐसा है? यहां तो क्लास इंटरवल का काम पड़ेगा, बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सारे बच्चे बताओ, यहां क्लास इंटरवल का काम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताओ। पड़ेगा। तो सारे बच्चे बताओ, मैंने वहां पर भी वैसे बताया था तुम लोग को, मैं फिर से बताता हूं। इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए जो लोअर वाला रहता है क्लास इंटरवल उसको -0.5 और अपर वाले क्लास इंटरवल को +0.5 करते हैं, याद है? तो जैसे इसको करोगे 10.5, इसको करोगे 15.5, इसको करोगे 15.5, इसको करोगे 20.5, इसको करोगे 20.5, 25.5, 25.5, 30.5, 30.5, 35.5, 35.5, 40.5, 40.5, 45.5, 45.5, 50.5। यानी लोअर क्लास इंटरवल में करना होता है -5 और अपर क्लास इंटरवल में करना होता है +5, सॉरी 0.5 ना। तो ये एक इंक्लूसिव सीरीज बन जाता है। बोलो यस और नो बच्चों। सेम यहां पर भी करना है, 40 से 49, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा 39.5, 49.5, 49.5, 59.5, 59.5, 69.5, 69.5, 79.5,
79.5, 89.5। इसके बाद अब ये भी क्वेश्चन नॉर्मली बन गया, ये क्वेश्चन भी नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया है, मीन में कुछ नहीं कर रहे थे, मिड वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दे रहे थे। मीडियन में भी वैसा ही करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है वैसे ही सॉल्व कर देना, जैसे दिया है वैसे ही सॉल्व कर देना। ओपन एंडेड सीरीज कुछ नहीं करना, जैसे दिया है वैसे ही सॉल्व कर देना। वैसे भी बच्चों मीडियन यहां कहीं पर आएगा ना, मीडियन यहां कहीं पर आएगा, बीच में आएगा, तो इससे और इससे वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट, यस और नो? ओपन एंडेड सीरीज में वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। मीडियन टॉपिक खत्म, खत्म, बस इतना ही था मीडियन। तो ये बच्चों आप लोग फॉर्मूला प्रैक्टिस आपको करनी है, तो घर से प्रैक्टिस करके आना। मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर बताऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर बताऊंगा इंक्लूसिव सीरीज का, अनइक्वल क्लास इंटरवल का कुछ भी नहीं करना है इसमें भी, और ओपन एंडेड सीरीज में कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली सॉल्व करना है n/2 करके। n/2 आएगा, CF देखना, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई करना, बस। तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना सो डैट आपको फॉर्मूले याद हो जाए। नेक्स्ट क्लास में आई टेल यू द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ओके, एंड देन वी विल मूव फॉर। मीडियन टॉपिक आपका यहाँ पर खत्म होता है, बेसिक, ठीक है, जो बेसिक मीडियन का टॉपिक है वो यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चा पार्टी। क्योंकि आज की क्लास हैवी थी फॉर्मूला वाइज, एक बार क्विकली रिकैप करता हूं। इंडिविजुअल सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना होता है, n+1/2 आइटम को लेते हैं। अगर ऑड नंबर है तब तो आंसर आ जाएगा, पर अगर इवन नंबर है तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो जैसे मान लो 6.5 आ रहा है, तो 6 और 7th पोजीशन में जो लोग बैठे हैं उसका एवरेज ले लो, टॉपिक खत्म। डिस्क्रीट सीरीज में क्लास आपको वो दिया रहेगा, x और f का वैल्यू दिया रहेगा, CF निकालना पड़ेगा। CF जो आपका n+1/2 का वैल्यू आ रहा होगा, वो जिस दो CF के बीच में फंस रहा होगा उसमें से बड़ा वाला CF लेना, और उसके सामने जो x का वैल्यू है वो आपका आंसर है। कंटिन्यूअस सीरीज में अगेन CF निकालना है आपको, और CF निकालने के बाद जिस CF के अंडर में वो फंस रहा है उस वाले क्लास इंटरवल का L1 यानी लोअर लिमिट प्लस n/2 जो आपने निकाला माइनस CF ऊपर वाले का अपॉन F अपने वाले का इंटू आई का मतलब होता है L2 और L1 का डिफरेंस, ठीक है। बस आपका बच्चों होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 21 तक करके आना। क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लेना, मिसिंग फिगर्स भी बन जाएगा, मिसिंग फिगर्स भी आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लेना। एक हिंट दे देता हूं, मीडियन मार्क्स 23 आया है, मतलब ये हमारा वो क्लास इंटरवल जो फंसा होगा 20 से 30 के बीच में, करेक्ट? बोलो यस और नो। हमने यही तो L1 लिया होगा ना बच्चों, हमने L1 प्लस लेते हैं, तो पक्का L1 हमने 20 लिया होगा, तभी तो मीडियन हमारा 23 आया ना। बजी घंटी, हमारा L1 हमने 20 लिया होगा प्लस समथिंग, तभी तो आंसर 23 आ रहा है। 20 से 30 के बीच में ही है 23, तो पक्का ये हमारा वो क्लास इंटरवल है जो फंसा। बोलो यस और नो, ये हमारा वो क्लास इंटरवल है जो फंसा, ठीक है। तो ऐसे करके मिसिंग फिगर्स आपको दिमाग लगा के निकाल के आना है, नहीं बनेगा तो आई टेल यू, ठीक है बच्चों। तो चलो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।